नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। बुलेटिन की शुरुआत हम सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। दिल्ली में शराब महंगी हो चुकी है। जहां केजरीवाल सरकार ने शराब पर स्पेशल कोरोना फीस लगा दी है। अब एमआरपी पर 70% नई फीस अब लगा दी गई है। आपको बता दें, जिसके चलते आज से दिल्ली में अब शराब 70% महंगी मिलेगी। दरअसल लॉकडाउन 3 में शराब की दुकानें खोलने की छूट मिलने के बाद पहले ही दिन सोमवार को वहां पर भीड़ उमड़ पड़ी और इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रख दिया। इससे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ने की आशंका बन गई। भीड़ के चलते पुलिस को कई इलाकों में शराब की दुकानें बंद तक करनी पड़ी थी। तो दिल्ली में आज से शराब की नई कीमतें लागू कर दी गई हैं। बीते दिन हमने देखा कि लंबी लंबी लाइनें जो है शराब की दुकान के बाहर जैसे ही खुली उसके बाद लगना शुरू हो गई। लेकिन अब केजरीवाल सरकार ने ये ऐलान किया, दिल्ली में आज से शराब की नई कीमतें लागू कर दी गई है। सीधा रुख करेंगे, मेरे सहयोगी राहुल प्रकाश जुड़ चुके हैं। राहुल, बीते दिन हमने देखा काफी लंबी लाइन थी, क्या उन लाइन में उस संख्या में कमी आएगी ये फीस बढ़ा देने के बाद, ये जो दाम है शराब के उसके बढ़ जाने के बाद? देखिए, फिलहाल जो संभावना लोग ये समझ रहे हैं कि इतना रेट बढ़ाने के बावजूद कम होगी, भीड़ नहीं कम होगी, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि तमाम लोगों को कल हमने जब उनसे बात करी थी तो वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि ये शराब की दुकान खुले, क्योंकि लेकिन कल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जिस तरीके से नहीं हुआ, जिस तरीके से भीड़ उमड़ी, लगभग 800 मीटर 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगाकर जो इंतजार कर रहा था वो इस उम्मीद में ही था कि जल्द से जल्द ये ठेके खुले। और यही वजह थी कि कल राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ऐसी तस्वीर देखने को मिली थी, जिसके बाद शाम को ये साफ हुआ कि जो 70% जो है शराब को महंगा कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले कुछ लोगों से बातचीत हुई जिसमें ये कहना था उनका कि वो जरूर जाएंगे। लेकिन अब जिस तरीके की टाइमिंग है 9 बजे से 6:30 बजे तक अब ठेके खुले रहेंगे, तो उम्मीद यही है कि लोग इस बात को तो समझ रहे हैं कि महंगा जरूर हुआ है, लेकिन वो भी देख रहे हैं कि अब शराब के ठेके खुल गए हैं और वो उसको ले सकते हैं। लेकिन जिस तरह की कल उतावली, कल जल्दबाजी देखकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए लोग दिखे थे, कहीं ना कहीं पुलिस को भी बड़ी मुश्किलात हुई थी उनको संभालने में। हालांकि कुछ समय बाद कुछ ठेकों को बंद करना पड़ा था। तो एहतियातन शाम को जो फैसला आया और उसके बाद आज जो शराब महंगी हुई है, थोड़ा फर्क जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन ये जरूर है कि लोग राहुल, ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि दिन की अभी शुरुआत हुई है, देखना होगा, क्योंकि बीते दिन हमने देखा था जम करके सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई थी। लेकिन राहुल, क्या जो बाकी राज्य सरकारें हैं, क्या वो भी शराब के दाम को बढ़ा सकती हैं? देखिए, अभी फिलहाल जो समझ में आया है कि कर्नाटक सरकार उसने भी बढ़ाने का फैसला किया है। लेकिन बाकी सरकार भी इस चीज को ले रही है, समझ रही है, क्योंकि ये रेवेन्यू जो जनरेट होता है इससे मैक्सिमम होता है। तो ऐसे में अगर वो इस तरीके का फैसला लेती है तो शायद संभव है कि हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में भी फिलहाल ये शुरुआत की गई है, 70% इसको बढ़ाया गया है और उसको देखने का एक रिजल्ट आज पता चलेगा। क्योंकि आज जो भीड़ होगी 9 बजे से, वो देखने वाली होगी कि क्या वाकई में लोग लेना आते हैं इस बड़े दाम को लेकर। लेकिन अभी फिलहाल तस्वीर ऐसी नहीं दिख रही, क्योंकि कल सुबह 4 बजे से लोग लाइनों में लग गए थे। हालांकि ऐसी लाइन अभी फिलहाल नहीं दिख रही, क्योंकि पुलिस मौजूद है जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। और दूसरा, उनको ये डर है कि कल जिस तरीके से कई जगह लाठीचार्ज भी हुआ था, तो कहीं ना कहीं वो डर जरूर है, लेकिन लोग जरूर आएंगे। जी बिल्कुल, देखना होगा कि आज इन संख्या में कमी आती है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आपका। लेकिन दिल्ली ही नहीं, कर्नाटक सरकार ने भी शराब पर 6% टैक्स बढ़ा दिया है। हम आपको बता दें कि शराब की दुकानें खुलते ही कर्नाटक में एक दिन में 4 लाख लीटर बियर बिक गई, जबकि 8 लाख लीटर शराब की बिक्री हुई है। कर्नाटक सरकार ने एक दिन में सिर्फ शराब से 45 करोड़ रुपए की कमाई की। हालांकि शराब से सोमवार की कमाई तो हुई, सरकार की कमाई जरूर हुई, लेकिन कर्नाटक में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती भी देखी गई, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार ने भीड़ कम करने के लिए शराब पर एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया। और आखिर सरकार के खजाने के लिए क्यों खास है शराब, ये हम आपको बताते हैं। वित्त वर्ष 2020-21 में राजस्थान का कुल राजस्व लक्ष्य 70,351 करोड़ है, जिसमें शराब से जो मिला राजस्व है वो 9,356 करोड़ रुपए है, यानी कि कुल राजस्व का 13.3%। ऐसे ही उत्तर प्रदेश का कुल राजस्व लक्ष्य
1,27,670 करोड़ रुपए है और यूपी के कुल राजस्व में शराब से 29,403 करोड़ मिलेंगे, जो कि कुल राजस्व का 23% है। और ऐसे ही हरियाणा का कुल राजस्व लक्ष्य 47,842 करोड़ रुपए है। हरियाणा के कुल राजस्व में 6,700 करोड़ रुपए शराब से आना है, जो कि 13% है। पंजाब सरकार का कुल राजस्व लक्ष्य 33,739 करोड़ रुपए है। पंजाब के राजस्व में 5,676 करोड़ रुपए शराब बिक्री से मिलने का अनुमान है, जो कुल कमाई मिलाकर के 16.8% है। दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार ने 2020-21 में राजस्व लक्ष्य 39,500 करोड़ रुपए रखा। दिल्ली के कुल राजस्व में 5,500 करोड़ रुपए शराब बिक्री से मिलने का अनुमान है, जो कुल राजस्व का 13.9% है। महाराष्ट्र सरकार ने कुल राजस्व लक्ष्य 1,99,534 करोड़ रुपए रखा। महाराष्ट्र में शराब बिक्री से 16,667 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है, जो कुल राजस्व का 8.3% है। ऐसे ही तमिलनाडु सरकार ने भी अपना राजस्व लक्ष्य 1,10,178 करोड़ रुपए रखा। तमिलनाडु में शराब बिक्री से 31,157 करोड़ रुपए कमाई का अनुमान है। कुल राजस्व का 28% है। तो सरकारी खजाने के लिए शराब क्यों खास है, ये हमने आपको बता दिया। तो लॉकडाउन 3 में सरकार ने कई तरह की छूट दी है और इसी छूट के तहत शराब की दुकानें खोलने की भी अनुमति दी गई। लेकिन 40 दिन बाद आज जैसे ही बीते दिन देश के कई राज्य में शराब की दुकानें खुली तो ठेकों के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई। देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, यूपी से लेकर के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तक हर जगह आपको लगभग एक जैसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी। हर जगह शराब के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। कहीं कहीं तो 2 से 3 किलोमीटर तक लंबी लाइनें लग गई। कई जगह शराब खरीदारों की बेकाबू भीड़ पर पुलिस को लाठियां तक भांजनी पड़ी। दरअसल सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था का पहिया चलाने के लिए लॉकडाउन के बावजूद शराब की दुकानें खोलने की मंजूरी दी थी, लेकिन लोगों ने शराब खरीदने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ कोरोना से बचने के दूसरे उपाय की भी धज्जियां उड़ा दी। तो दिल्ली से सटे गाजियाबाद में आज से शराब की दुकानें खुलेंगी। दरअसल लॉकडाउन 3 में शराब की दुकानें खोलने की छूट मिलने के बाद पहले दिन प्रशासन ने गाजियाबाद में शराब दुकान खोलने पर रोक लगा दी, क्योंकि प्रशासन ने दुकानों से स्टॉक की लिस्ट जमा करने के लिए कहा था। लेकिन ऐसा नहीं होने पर शराब दुकान खोलने की छूट नहीं दी गई। गाजियाबाद में आज से शर्तों के साथ औद्योगिक इकाइयां खुलने के साथ ही निर्माण गतिविधि भी शुरू होगी। पवन मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, वो किन शर्तों के साथ आज शराब की दुकानें खोली जाएंगी गाजियाबाद में? बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दें कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही गई थी कि जो गोल आकार बनाया जाता है, ये कहा गया था कि जो वाइन शॉप के जो मालिक है वो सबसे पहले गोल आकार बनाएंगे और ये तय करेंगे उनके दुकानों में कितने स्टाफ काम कर रहे हैं। साथ ही साथ लोकल पुलिस को भी ये इत्तला किया गया था कि आपके इलाके में कितने वाइन शॉप हैं और कितने पुलिस वालों की आप ड्यूटी इसमें लगा रहे हैं। वो लिस्ट अभी नहीं सौंपा गया था। कल की अगर हम बात करें, कल शाम 7 बजे के बाद वो लिस्ट सौंपा गया है। उसके बाद लॉकशीट की मांग की गई थी, क्योंकि प्रशासन को इस बात का संदेह था कि कहीं लॉकडाउन में कहीं ब्लैक मार्केटिंग करके दुकानदारों ने कहीं शराब की बिक्री तो नहीं कर दी, जिससे लाखों रुपए का टैक्स का घाटा जो है सरकार को तो नहीं हुआ है, उसके बारे में शक था। हालांकि कुछ दुकान जो है रडार पर है, मॉडल शॉप जो है, लेकिन अब जो है जिन दुकानदारों ने मॉडल शॉप ने अपने लॉकशीट सौंपा उससे खोलने की इजाजत दे दी गई है। और दिल्ली से सबक लेते हुए गाजियाबाद में स्थानीय एसडीएम और एडीएम ने एक प्रशासन की एक अमलीजामा पहनाया है। हर जो है मॉडल शॉप पर 2 आपको जो है यूपी पुलिस के कांस्टेबल रहेंगे, उसके बाद होमगार्ड के कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई है। और यह भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति शरारती तत्व जो है अगर कुछ गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करता है, तत्काल उसे पकड़ा जाए और सोशल डिस्टेंसिंग, जैसा मैं पहले आपको बता रहा हूं, ये करने की कोशिश की गई है। लेकिन अगर शराब पीने की ललक ऐसी है गाजियाबाद में, आपको हम बताएं, सुबह 7 बजे से पहले से ही लोग पहुंचना शुरू कर दिए हैं। इंतजार तो है 10 बजे का कि 10 बजे ठेका खुलेगा, लेकिन 7 बजे ही वहां पहुंचना शुरू कर दिए हैं कि वहां पहुंचेंगे लेंगे। हालांकि सरकार को इन सब चीजों से लगता है कि राजस्व की प्राप्ति जरूर होगी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से दिल्ली में बिगड़ा,
क्या गाजियाबाद में वो कैसे संभालेंगे पूरे गाजियाबाद को, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल पवन, और शराब की दुकान खुलते ही किस तरीके की तस्वीर निकल के सामने आती है, इस पर आप नजर बनाए रखें। जानकारी हम आगे भी आपसे लेंगे। लेकिन आरबीआई के कर्ज के ईएमआई के भुगतान के लिए घोषित 3 महीने की मोरेटोरियम की मियाद को और 3 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन बढ़ाए जाने के चलते आरबीआई इस पर विचार कर रहा है। पहले मोरेटोरियम की मार्च से मई तक के लिए लागू किया गया था, लेकिन शनिवार को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के साथ हुई बैठक में बैंक प्रमुख ने उन्हें मोरेटोरियम बढ़ाने का सुझाव दिया। लेकिन मुंबई का धारावी महाराष्ट्र में दहशत बढ़ाता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में धारावी में 42 नए केस सामने आए और इसी के साथ धारावी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है वो 632 हो गई और 20 लोगों की धारावी में कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं अगर मुंबई की बात करें तो यहाँ पर मुंबई में पिछले 24 घंटे में 510 नए मामले सामने आए हैं और 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद मुंबई में कुल कोरोना के 9,123 मामले सामने आ चुके हैं और अब तक 361 लोगों की मौत हो चुकी है। और वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 1,567 नए कोरोना के मामले सामने आए। इन्हीं 24 घंटे में 35 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान भी गंवाई, जिसके बाद से राज्य में कुल मरीजों की संख्या 14,541 हो गई और अब तक राज्य में कोरोना से मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 583 तक पहुंच गया। लेकिन इस दौरान अच्छी बात ये रही कि 2,465 लोग इस जानलेवा वायरस से ठीक भी हो चुके हैं, जिनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इंद्रजीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। इंद्रजीत, अभी भी अगर कोरोना वायरस संक्रमण के आंकड़ों की बात करें मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में, तो वो अभी भी बैलेंस नहीं हो पाए पूरी तरह से। महाराष्ट्र सरकार लगातार बैलेंस करने की कोशिश कर रही है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि मई के लास्ट तक हम कोशिश करेंगे कि मुंबई को ग्रीन जोन में बदल दें। लेकिन बावजूद इसके अभी जो आंकड़े देखने मिल रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि इतना जल्दी मामला सुधरने वाला है। हालांकि जितने भी उपाय किए जा सकते हैं, एक सरकार जितने उपाय कर सकती है वो सारे उपाय किए जा रहे हैं। जैसे विदेशों के तर्ज पर ग्राउंड में हॉस्पिटल बनवाए गए हैं, बहुत सारे स्कूलों में जगह ली गई है,
बहुत सारे होटलों को भी क्वारंटीन सेंटर में बदला गया है, बहुत सारे हॉस्पिटलों को, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनको एक्वायर किया गया है। तो कहीं न कहीं जितने इंतजाम किए जा सकते हैं वो सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके बावजूद लगातार मुंबई में जो संख्या बढ़ रही है वो चिंताजनक है। कल की अगर बात करें तो कल सरकार को उम्मीद थी कि कल आंकड़े कम आएंगे। अगर पिछले 2-3 दिनों के मुकाबले देखें तो थोड़े आंकड़े कम जरूर हैं, लेकिन धारावी लगातार सरकार की चिंता बढ़ा रहा है, क्योंकि धारावी में अभी भी लगातार केसेस आ रहे हैं। इसके पीछे सरकार का तर्क है कि धारावी में डोर टू डोर जांच चल रही है, सभी लोगों का स्क्रीनिंग किया गया है। इसके अलावा जितने भी लोग संक्रमित हुए हैं और उनके संपर्क में जितने लोग आए हैं, सभी की जांच चल रही है। और चूंकि धारावी की आबादी बहुत सघन है, इसलिए कंट्रोल कर पाना वहां पे थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लोग कहीं कहीं पे इकट्ठा हो जा रहे हैं सुबह और शाम। जैसे प्रवासी मजदूरों की जाने की बात हुई तो प्रवासी मजदूर मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए कहीं कहीं पे लंबी कतार उनकी देखने मिली। इसके अलावा फॉर्म भरने के लिए पुलिस स्टेशनों के बाहर बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर जमा हुए। आंकड़ों में कंट्रोल करना लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। आप नजर बनाए रखें इंद्रजीत, जानकारी हम आगे भी आपसे लेते रहेंगे। लेकिन गुजरात में पिछले 24 घंटे में गुजरात में कोरोना पॉजिटिव के 376 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना से 24 घंटे में 29 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले अहमदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 259 मामले सामने आए हैं। गुजरात में अब तक कोरोना मरीजों की जो कुल संख्या है वो 5804 हो गई है। कोरोना से गुजरात में अब तक 319 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और यूपी के बिजनौर में विधायक अमन मणि त्रिपाठी समेत 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विधायक अमन मणि पर लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन के तहत केस दर्ज किया था। अमन मणि को यूपी के बिजनौर में नजीबाबाद इलाके से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि विधायक अमन मणि ने सीएम योगी के स्वर्गीय पिता के नाम का हवाला देते हुए नियमों का उल्लंघन किया और पुलिस पास होने का जिक्र भी किया, जिसके बाद से ये कार्रवाई हुई। फिलहाल सभी 7 लोगों को पुलिस ने क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया है। आपको ये भी बता दें कि अमन मणि त्रिपाठी महाराजगंज के नौतनवा से निर्दलीय विधायक हैं। हालांकि यूपी से सरकार ने सफाई देते हुए कहा कि विधायक अमन मणि त्रिपाठी को कोई भी पास जारी नहीं किया गया। उनमें अनावश्यक रूप से घूमते हुए पाए गए हैं।